नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 9। मैं हूं शीतल राजपूत। पंजाब के फिरोजपुर में बीते 5 जनवरी को पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की कमेटी की जांच रोक दी है, तो साथ ही सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 4 सदस्यों की कमेटी गठित की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को पंजाब दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध के मामले की जांच के लिए केंद्र सरकार की गठित समिति को भंग कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यों वाली एक स्वतंत्र जांच समिति का गठन कर दिया, जिसकी अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के ही रिटायर्ड जज करेंगे। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और हेमा कोहली की बेंच ने यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह की याचिका पर दिया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के रवैये पर नाराजगी का भी इजहार किया। कोर्ट ने कहा, जब शुक्रवार की सुनवाई में हमने केंद्र और पंजाब सरकार दोनों की तरफ से गठित जांच समिति को काम करने से सोमवार तक रोक दिया था, तो फिर केंद्र सरकार ने पंजाब के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को कारण बताओ नोटिस क्यों भेजा? सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की तरफ से पेश हुए एडवोकेट जनरल डीएस पटवालिया ने कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने प्रधानमंत्री की यात्रा विवरण को रिकॉर्ड में ले लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में पुलिस अधिकारियों और अन्य अधिकारियों को बिना सुनवाई के 7 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। पटवालिया ने बेंच के सामने तर्क दिया कि ये कारण बताओ नोटिस कहां से आया है, जब कार्यवाही रोक दी गई थी। मुझे केंद्र सरकार की समिति से न्याय नहीं मिलेगा, अधिकारियों की निष्पक्ष सुनवाई नहीं होगी, लिहाजा अदालत स्वतंत्र जांच का निर्देश दे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की जांच कमेटी की जरूरत पर भी सवाल उठाया। जस्टिस हेमा कोहली ने पूछा, कारण बताओ नोटिस जारी करके आप दिखाते हैं कि आपने तय कर लिया है कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे, तो इस अदालत को इस मामले में क्यों जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट की बेंच में शामिल जस्टिस सूर्यकांत ने भी केंद्र के कारण बताओ नोटिस पर सवाल उठाए। उन्होंने केंद्र सरकार से कहा, आपका कारण बताओ नोटिस पूरी तरह से विरोधाभासी है। समिति का गठन करके आप पूछताछ करना चाहते हैं कि क्या एसपीजी अधिनियम का उल्लंघन हुआ है, या फिर आप राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को दोषी मानते हैं? उन्हें दोषी ये देखते हुए कि सीएस और डीजी मामले के पक्षकार हैं, राज्य और याचिकाकर्ता निष्पक्ष सुनवाई चाहते हैं और आप निष्पक्ष सुनवाई के खिलाफ नहीं हो सकते, तो आपके द्वारा ये प्रशासनिक और तथ्य खोज जांच क्यों? सुप्रीम कोर्ट के ऐतराज के बाद अदालत में केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी नरम पड़े, लेकिन वो केंद्र की कमेटी की जांच को जरूरी बता रहे हैं। मेहता ने कहा, अगर आपको लगता है कि कारण बताओ नोटिस अंतिम परिणाम को पूर्व निर्धारित करता है, तो केंद्र सरकार की समिति इस मुद्दे की जांच करेगी और अदालत को रिपोर्ट करेगी, और तब तक समिति नोटिस पर कार्रवाई नहीं करेगी। मुझे लगता है कि ये उचित है। केंद्र सरकार की कमेटी पर पंजाब सरकार ने भी गंभीर सवाल उठाए। राज्य सरकार के वकील पटवालिया ने आरोप लगाया कि कमेटी पहले से ये मान चुका है कि पंजाब सरकार दोषी है, तो जांच कैसे होगी? लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतंत्र कमेटी की घोषणा कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मामले की जांच के लिए हम स्वतंत्र जांच कमेटी का गठन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस कमेटी की अगुवाई करेंगे। समिति में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के डीजी और इंटेलिजेंस ब्यूरो की पंजाब यूनिट के एडिशनल डीजी भी शामिल होंगे। 5 जनवरी को पीएम मोदी पंजाब के फिरोजपुर में एक रैली में शामिल होने वाले थे और पंजाब की कई परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले थे, लेकिन बठिंडा एयरपोर्ट से जब वो सड़क के रास्ते हुसैनीवाला जा रहे थे, तब किसानों के प्रदर्शन के कारण उनके काफिले को 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर रुकना पड़ा था। आखिरकार उन्हें रैली रद्द कर वापस लौटना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। पंजाब में किसान आंदोलन से राजनीति में एंट्री करने वाला संयुक्त समाज मोर्चा आम आदमी पार्टी से गठजोड़ नहीं करेगा। मोर्चे ने सूबे की सभी 117 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। मोर्चे की ओर से टिकट के कई दावेदार अभी से चुनाव प्रचार में कूद गए हैं। आम आदमी पार्टी ने स्टेटमेंट भी आई थी कि कोई समझौता नहीं। पंजाब में किसान संगठनों का सियासी मोर्चा संयुक्त समाज मोर्चा आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगा। मंगलवार को संयुक्त समाज मोर्चा के नेता बलवीर सिंह राजेवाल के इस ऐलान के साथ ही पंजाब में नए सियासी समीकरण की सुगबुगाहट शुरू हो गई। किसान आंदोलन से चर्चा में आए गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी अब इस मोर्चे का हिस्सा हो गए हैं। समा बहुत थोड़ा रह गया, अजय सिर्फ इन्ना होया है भी ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਟੋਰੀਏ। ਅਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਜੇ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੋਕਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਕੋ? ਉਹ ਵੀ ਰੋਕਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਕ। ਨੈਕਸਟ ਡੇਟ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠ ਅਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਫਾਈਨਲ। ਪਰ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਤਰੀਕੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲੈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਚੂੜਨੀ ਸਾਹਿਬ,
ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਬਾਕਾਇਦੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਰਲ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ गई है, ना सिरे चढ़ी है। रुलदो सिंह का दावा है कि पंजाब में संयुक्त समाज मोर्चा की सरकार बनने पर किसानों, मजदूरों और दुकानदारों के सिर चढ़े कर्ज को खत्म किया जाएगा, तो साथ ही पंजाब से ठेकेदारी सिस्टम खत्म करके लोगों को पक्की नौकरी दी जाएगी। कर्जे की समाप्ति करांगे, ਅਸੀਂ पूरा जज करेंगे ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਸਿਸਟਮ ਇਥੋਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕਾਇਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊ, ਪੱਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੇਕਾ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਜਰੀ ਤੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ, केबल ते, ट्रांसपोर्ट ते सरकार का कब्जा होगा, प्राइवेट किसी का कब्जा नहीं होगा, उत्थों पैसा कटांगे। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेने वाले पंजाब के कई किसान संगठनों ने पिछले महीने अपना राजनीतिक मोर्चा शुरू किया। संयुक्त समाज मोर्चा ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो पंजाब विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेगा। माना जा रहा था कि मोर्चा आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करेगा और बलवीर सिंह राजेवाल गठबंधन के सीएम उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर आम आदमी पार्टी और मोर्चे की बातचीत टूट गई। सूत्रों के मुताबिक मोर्चा 60 सीटें चाह रहा था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सिर्फ 10 सीटों की ही पेशकश की। हालांकि राजेवाल ने किसी दूसरी पार्टी से गठबंधन की अटकलों को खारिज नहीं किया है। विशाल अंगरीश, न्यूज़ 24। फिल्म अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका सूद आज कांग्रेस में शामिल हो गई। मालविका सूद को विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का टिकट मिलना तय माना जा रहा है। अपने चरण पाए, मेरे लिए बहुत ही ऑनर्ड मैं फील कर रही है कि उन्होंने मेरे लिए टाइम कढ़िया। और मैं ये कहना चाहूँगी कि कांग्रेस पार्टी जी है सब तो पुरानी पार्टी है। जिन्हें भी लोग बैठे हैं, मन लगता जब उन्होंने पहली बारी वोट पाई सी तो कांग्रेस पार्टी ही पाई थी। नाना करते कांग्रेस में शामिल हो गई सोनू सूद की बहन मालविका सूद। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू मालविका को कांग्रेस में शामिल कराने के लिए मोगी में उनके घर पहुंच गए और वहीं से मालविका ने कांग्रेसी होने का ऐलान कर दिया। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੋ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਮਾਲ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਚੰਨੀ ਜੀ। ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ੀਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਾਂ। सोनू सूद की बहन मालविका ने पिछले साल के अंत में राजनीति में आने का फैसला किया था। मालविका सूद लगातार पंजाब के मोगा विधानसभा क्षेत्र में कैंपेन कर रही हैं और माना जा रहा है कि मालविका सूद को कांग्रेस पार्टी मोगा विधानसभा सीट से ही टिकट देगी। कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले कांग्रेस के मोगा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता मालविका सूद का प्रचार अभियान में सहयोग कर रहे थे। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने भी मालविका सूद को कांग्रेस के लिए अहम करार दिया। एक बहुत ही नेक लड़की जिन्हें पार्टियां तो उत्ते उठ के निष्काम सेवा दे विच एक NGO चला के हर पासे नाम कमाया होवे। फुल्लां दी खुशबू ते हवा तो विपरीत नहीं जाती, पर मनुखी गुणां दी खुशबू चारे दिशावां दे विच जाती है। सोनू सूद के अरविंद केजरीवाल के नजदीकी के चलते मालविका के आप के टिकट पर चुनाव लड़ने की संभावना भी जताई जा रही थी, लेकिन अब ये साफ हो गया कि मालविका सूद कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर अपनी सियासी पारी का आगाज करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बात करते हैं बिहार की। बिहार में पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद विधान परिषद चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। जल्द ही 24 सीटों पर होने वाले विधान परिषद चुनाव की अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। जाहिर है दावेदारों ने अपने अपने इलाके में जोर आजमाइश शुरू कर दी है, लेकिन इसको लेकर एनडीए में घमासान भी शुरू हो गया है। जातीय जनगणना के मुद्दे पर बिहार के सत्ताधारी गठबंधन की खाई और चौड़ी होती दिखाई दे रही है और इसका सबब बना है बिहार में होने वाला विधान परिषद चुनाव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एमएलसी चुनाव को लेकर एक बड़ा शिगुफा छेड़ दिया है। कुशवाहा ने कहा है कि विधान परिषद में सीटों का बंटवारा बराबर बराबर होना चाहिए, लोकसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर होना चाहिए। कमीशन जब प्रोग्राम अनाउंस करेगा उसके अकॉर्डिंग चुनाव तो हम लोग मिलकर लड़ेंगे। एनडीए में जो भी पॉलिटिकल पार्टी है सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन का प्रोग्राम आने दीजिए, चुनाव भी लड़ेंगे, चुनाव हम लोग भी लड़ेंगे, परिणाम बताएगा कि क्या हो रहा है। एमएलसी की 24 सीटों में 13 सीटों से बीजेपी के नेता रिटायर हुए हैं
और जेडीयू के खाते में 8 सीट है। जाहिर है अगर बीजेपी इन सीटों में से किसी भी नेता को ड्रॉप करेगी तो वो बगावती हो जाएंगे। अगर बीजेपी और जेडीयू में बराबर बराबर सीटों का बंटवारा हुआ तो 24 सीटों से 10-10 सीटें जेडीयू और बीजेपी को मिलेंगी, जबकि और 2-2 सीटें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी को मिलेगी। ऐसे में बीजेपी को पहले के मुकाबले 3 सीटों का नुकसान होगा और जेडीयू को 4 सीटों का फायदा होगा। यही वजह है कि बीजेपी विधानसभा में संख्या बल के आधार पर ही सीटों का बंटवारा चाहती है। हमारी संख्या, भाजपा की संख्या 73 है और जेडीयू की जो है वो करीब 42-43 है। तो अपने आप समझा जा सकता है कि किसको कितनी सीटें मिलनी चाहिए। इधर महागठबंधन में कोई रार नहीं दिखाई दे रही है। आरजेडी का दावा है कि वो कांग्रेस के साथ मिलजुल कर सीटों का बंटवारा कर लेगी, तो वहीं पार्टी बीजेपी और जेडीयू के बीच की खींचतान का भी हवाला दे रही है। एनडीए में तो आग लगी हुई है, आप देख ही रहे हैं। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, वो कह रहे हैं कि आधे सीट पर 12 सीट पर जेडीयू लड़ेगी और संख्या इनकी है 42-43, आधे सीट मांग रहे हैं। बिहार में विधान परिषद की जिन 24 सीटों पर चुनाव होने हैं वो सभी सीटें स्थानीय निकाय की हैं। 2020 में कोरोना की वजह से पंचायत चुनाव टाल दिए गए थे, लिहाजा विधान परिषद के 24 सदस्यों के रिटायरमेंट के बाद भी खाली सीटों पर चुनाव नहीं हो सका था, क्योंकि इस चुनाव में पंचायत निकाय के जनप्रतिनिधि ही वोटर होते हैं। एक तरफ अटूट गठबंधन और 18 वर्षों का साथ, तो दूसरी तरफ हर मुद्दे पर एक दूसरे का विरोध करना और एक दूसरे के सामने खड़ा होना। ऐसे में लोग तो यही कहेंगे कि यह रिश्ता क्या कहलाता है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के औपचारिक ऐलान के साथ ही यूपी में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के तेज तर्रार नेता और सहारनपुर देहात से पार्टी के विधायक इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी का दामन थामने का फैसला किया है। इमरान मसूद के साथ ही उनके भाई नोमान मसूद भी समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। ये हमने अपने साथियों को बुलाया था मशवरे के लिए, चर्चा के लिए, कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ाई सीधे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच हो रही है। सहारनपुर से कांग्रेस के तेज तर्रार नेता और राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद ने अचानक समाजवादी पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया। यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधे मुकाबले का हवाला देते हुए इमरान मसूद ने कहा कि हालात ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। चाहता हूं कि अखिलेश जी के नेतृत्व के अंदर एक नौजवानों की सरकार, किसानों की सरकार, महिलाओं को सुरक्षा देने वाली सरकार, व्यापारियों को सुरक्षा देने वाली सरकार, वो सरकार जो प्रदेश का विकास कर सके, विकास उन्मुख सरकार का गठन हो, उस सरकार के लिए हम अखिलेश यादव जी का समर्थन करें। हालांकि इमरान मसूद ने कांग्रेस छोड़ने की घोषणा करते वक्त भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तारीफ की, खुद को पार्टी में सम्मान देने के लिए उनका आभार जताया। माना जा रहा है कि मंगलवार को इमरान मसूद अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेंगे। हालांकि मसूद समाजवादी पार्टी में शामिल होते इससे पहले ही उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन और महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो गया। इमरान मसूद के साथ ही सहारनपुर देहात से कांग्रेस विधायक मसूद अख्तर ने भी समाजवादी पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर दिया, लेकिन बेहट से कांग्रेस विधायक नरेश सैनी ने पार्टी बदलने का फैसला नहीं किया। गौरव मिश्रा, सहारनपुर, न्यूज़ 24। नॉन स्टॉप 9 आप देख रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज, वो ये कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जेपी नड्डा ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। उन्होंने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है और अपने संपर्क में आए लोगों से टेस्ट करवाने को कहा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करके जानकारी दी कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और खुद को उन्होंने होम आइसोलेट कर लिया है और साथ ही उन्होंने उनके संपर्क में जितने भी लोग हाल फिलहाल में आए हैं उन सभी से टेस्ट करवाने को कहा है। आज ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कोरोना पॉजिटिव थे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई और इस सब के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कोरोना पॉजिटिव, खुद उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी। आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 9, वेलकम बैक। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,166 नए मामले आए हैं। वहीं इस दौरान कोरोना वायरस संक्रमण से 17 लोगों की जान चली गई है। हालांकि रविवार से आज संक्रमितों की संख्या घटी है, लेकिन ये इसलिए हुआ है क्योंकि टेस्टिंग भी कम हुई है। दिल्ली में फिलहाल पॉजिटिविटी रेट 25% है।
2 दिन के वीकेंड कर्फ्यू के बाद आज राजधानी की सड़कों पर ट्रैफिक नजर आया और मार्केट में चहल पहल, बाजार खुले। वहीं अगर बात करें हम कोरोना के आंकड़ों की तो पिछले 24 घंटों में राजधानी दिल्ली के अंदर 19,166 नए मामले आए हैं। यानी कल जो मामले आए थे उनसे कुछ कम है। कल 22,757 मामले थे, लेकिन आज 19,166 मामले हैं। वहीं अगर मौतों के आंकड़े की बात करें तो मौतों के आंकड़े कल भी 17 थे और आज भी यानी पिछले 24 घंटों में राजधानी दिल्ली में कोरोना से 17 की मौत हुई है। वहीं अगर हम डीडीएमए की बात करें तो डीडीएमए ने आज बैठक की, जिसमें एलजी, दिल्ली के एलजी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी शामिल थे। उन्होंने ये फैसला लिया कि राजधानी दिल्ली में रेस्टोरेंट और बार बंद होंगे, वहाँ पर सिटिंग व्यवस्था नहीं होगी, रेस्टोरेंट में बैठकर खाना नहीं खाया जा सकेगा, लेकिन हाँ, पैकिंग कर लोग अपने घरों में जरूर ले जाएंगे। वहीं अगर बात करें हम 2 दिन के वीकेंड कर्फ्यू के बाद जो आंकड़े आए हैं, वो वीकेंड कर्फ्यू का इतना असर जरूर पड़ा है, दिल्ली वालों को इतनी राहत जरूर मिली है कि जो आंकड़े बढ़ रहे थे रोज, वो अब कुछ कम होना शुरू हो गए हैं। कैमरामैन कालीकांत के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के चलते आप कोरोना नियमों का पालन जरूर करें, मास्क जरूर पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, देखते रहिए नॉन स्टॉप। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।